दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को चीन की उन सब नापाक हरकतों का विश्लेषण बताऊंगा जिन्हें चीन ने 5 मई से मुख्य 2 कारणों से अंजाम देना शुरू किया। इसका पहला मुख्य कारण रहा लद्दाख और एलएसी के एरिया में भारतीय सेना के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के डर से, और दूसरा कोरोना के इम्पैक्ट के कारण डाउन जा रही चीनी इकोनॉमी से अपने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल जनरल स्टडी इजी एंड एक्यूरेट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ 2020। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, इन घटनाओं की शुरुआत होती है 5 मई 2020 को, जब पीपल लिबरेशन आर्मी के कुछ सैनिक भारत की पेट्रोलिंग पार्टी का पेंगोंग त्सो लेक की फिंगर 4 के पास रास्ता रोक देते हैं। उसके बाद दोनों सेना के सैनिकों के बीच फाइट होती है और जिसमें बहुत सारे सैनिक घायल होते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं पेंगोंग त्सो लेक और फिंगर्स के बारे में। दोस्तों, पेंगोंग त्सो लेक 135 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख हिमालय में एक नेचुरल लेक है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। इस लेक का 90 किलोमीटर का हिस्सा तिब्बत, जिसे चीन कंट्रोल करता है, और 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत में पड़ता है। और इसके नॉर्थ बैंक पर बहुत सारी बैरन माउंटेन्स है, जिसे चैंगचैनमो के नाम से जाना जाता है। और यह बैरन माउंटेन्स की चोटियां एक पाम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे डिफेंस की भाषा में फिंगर्स के नाम से जाना जाता है। और भारत मानता है कि नॉर्थन बैंक पर फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक है, और फिंगर 8 से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। लेकिन दूसरी तरफ चीन क्लेम करता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 से नहीं, फिंगर 2 से होकर गुजरती है, और वह फिंगर 4 तक अपनी एक्टिव पेट्रोलिंग करता है, और कभी कभी वह फिंगर 2 तक भी कंट्रोलिंग करता है। दूसरी तरफ चीन ने फिंगर 4 तक भारत के सैनिकों की अनुपस्थिति में अपने मोटरेबल रोड भी निर्माण कर लिए हैं। उसके 4 दिन के बाद दोनों देश के सैनिकों के बीच 9 मई 2020 को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला के एरिया में 150 सोल्जर्स के बीच एक झड़प हुई, जिसमें इंडिया के 4 और चीन के 7 सैनिक घायल हुए। इस झड़प का मुख्य कारण रहा जब चीन सेना के कुछ सैनिक मुंगथांग वैली के नाकुला के एरिया में घुस गए और भारतीय सेना से कहने लगे, दिस इज नॉट योर लैंड, दिस इज इन नॉट इंडियन टेरिटरी, सो जस्ट गो बैक। इतना सुनते ही हमारी भारतीय सेना के यंग लेफ्टिनेंट ने चीनी मेजर की नाक तोड़ दी और उनकी नाक से खून बहने लगा। उसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच थोड़ी देर स्टोन पेल्टिंग से फाइट हुई, और उसके बाद लोकल लेवल कमांडर्स की मीटिंग से इस बात को सुलझा लिया गया। दोस्तों, उसके बाद 21 मई 2020 को चाइनीज ट्रूप्स भारत की गालवन वैली में घुसने की कोशिश की और भारत के सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड DSDBO का विरोध करना शुरू किया। सबसे पहले DSDBO के बारे में समझते हैं और इसकी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस को जानते हैं। दोस्तों, DSDBO रोड एक ऑल वेदर रोड है जो भारतीय सेना को गालवन वैली, ट्रांस काराकोरम पास और पेंगोंग त्सो लेक में एक एक्सेस प्रोवाइड कराएगा, जिसे भारतीय सेना अपने सैनिकों, अपने व्हीकल्स, अपने आर्मामेंट और अपने मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को इजीली एक्सेसिबल कर सके। यह रोड डब्रुक से स्टार्ट होकर शोक से होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाता है। 255 किलोमीटर लंबाई है रोड। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसे हम ट्रांस काराकोरम पास भी कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन भारत ने चीन की एक नहीं सुनी और अपने रोड की कंस्ट्रक्शन को और तेज कर दिया, जिसमें उसने 11 ट्रेनों में अपने 11,815 वर्कर्स को भी बुलाया। उसके बाद 4 जून को भारतीय वायुसेना ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 पर अनंतनाग के बिजबेड़ा एरिया के पास एक 3 किलोमीटर लंबी एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया, जिसे भारतीय वायुसेना युद्ध के समय में एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के रूप में यूज करेगी। उसके बाद दोस्तों 24 मई को चाइनीज सेना के कुछ सैनिकों ने 3 अलग अलग लोकेशन पर घुसने की कोशिश की, जिसमें मुख्य रही पेट्रोलिंग पॉइंट 17, जिसे हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 14। इस हर एक लोकेशन पर चीनी सेना के 800 से 1000 सैनिक घुसे और उन्होंने अपने टेंट, हैवी व्हीकल्स और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स को वहां पे स्थापित किया। चीनी सेना के इस रिस्पॉन्स को देखते हुए भारतीय सेना ने उनसे 300 किलोमीटर की दूरी पर अपने कैंप को स्थापित किया और दोनों सेनाएं मिरर डिप्लॉयमेंट में आई। उसके कुछ ही दिन के बाद
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ग्लोबल माउथपीस ग्लोबल टाइम्स एक स्टेटमेंट देता है जिसमें वह इंडिया को ब्लेम करता है और कहता है कि गालवन वैली रीजन जो चाइनीज टेरिटरी में है उसमें भारतीय सेना ने इलीगली डिफेंस इंस्टॉलेशन की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया है। और 26 मई को चाइनीज लीडर शी जिनपिंग अपनी सेना से आग्रह करते हुए कहते हैं कि सेना वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहे और अपनी बैटल प्रिपेयरनेस को और तेज कर दे। उसके बाद दोनों सेनाओं के लोकल कमांडर्स के बीच इस मामले को सुलझाने के लिए बहुत सारी मीटिंग हुई। उसके बाद ब्रिगेडियर लेवल, लेकिन जब इन मीटिंग्स में कोई हल नहीं निकला तो 2 जून को दोनों सेना के मेजर जनरल लेवल की टॉक्स को बुलाया गया। लेकिन जब मेजर जनरल की टॉक्स में भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो 6 जून को दोनों सेना के कोर कमांडर लेवल की बातचीत का आग्रह किया। दोस्तों 6 जून 2020 को कोर कमांडर लेवल की ये टॉक चुशुल मोल्डो के रीजन में पूरी हुई, जिसमें भारत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया जो ले स्थित 14 कोर के जीओसी है, और दूसरी तरफ चाइना का प्रतिनिधित्व मेजर जनरल लिव लिन ने किया जो साउथ जिनजियांग प्रांत के मिलिट्री रीजन के कमांडर है। इस मीटिंग में भारत और चीन दोनों ने डिसएंगेजमेंट पर सहमति जताई और एरिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए आग्रह किया। लेकिन जैसे जैसे डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस चल रही थी उसी बीच चीनी सेना ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए और एक प्री प्लान अटैक के लिए चीन ने अपनी सेना को तैयार किया। उसके बाद जब 15 जून 2020 को 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू और अपने 35 जवानों को लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे तो वहां चीन ने अपने बंकर बना लिए थे और अपने सैनिक भी बदल दिए थे। जब भारतीय सेना के इन जवानों ने चीन के उस परमानेंट स्ट्रक्चर को तोड़ दिया तो चीन के सैनिकों ने नेल स्टेप्ड आयरन रोड से भारतीयों पर हमला कर दिया। लेकिन रीइंफोर्समेंट आते ही भारतीय सैनिकों ने चीन के 43 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह रही 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू और हमने अपने 19 बहादुरों को खो दिया। उसके बाद 20 जून को इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स ने एक 60 किलोमीटर लंबा ब्रिज गालवन वैली रिवर पर बनाया जो गालवन और शोक रिवर के कॉन्फ्लुएंस से सिर्फ 3 किलोमीटर ईस्ट में है। और यह ब्रिज पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पे 15 जून की रात को ब्लड सेड फाइट हुई थी। उसके बाद 21 जून को भारतीय सेना को चाइनीज सेना से निपटने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया और उसके बाद लद्दाख के एरिया में भारतीय सेना की ट्रूप्स को बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ भारतीय सेना के लिए बॉडी प्रोटेक्टिव सूट्स और बैटन्स का भी इंतजाम किया गया। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने अपने एयर डिफेंस वेपन्स और मिसाइल्स जैसे S-400 को डिप्लॉय कर दिया और एक्टिवेट किया गया। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने जवाब देते हुए अपने Su-30 एयरक्राफ्ट, MiG-29, मिराज 2000 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेह के आसपास के बेसेज में हायर रेडीनेस पे किसी भी कंटीजेंसी को काउंटर करने के लिए स्थापित किया। उसके बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर लद्दाख के एरिया में अपनी निगरानी को बढ़ा दिया। उसके एक दिन के बाद सरकार ने 5,000 करोड़ का इमरजेंसी फंड डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए अनाउंस किया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने अर्जेंटली प्रोक्योरमेंट के लिए 21 MiG-29 और 30 Su-30 को प्रोक्योर करने के लिए रशिया को ऑर्डर किया। भारतीय वायुसेना के इस मिले रिस्पॉन्स को देखते हुए चाइनीज सेना घुटनों पर आ गई और उन्होंने दोबारा लेफ्टिनेंट जनरल टॉक के लिए आग्रह किया। दोस्तों लास्ट में मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, यह वही भारतीय वायुसेना है जिसने 1962 के युद्ध में महावीर चक्र सिपाही जसवंत सिंह रावत ने अकेले 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और रही 1967 के युद्ध की बात, जब महावीर चक्र कैप्टन बाबा हरभजन सिंह, परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह जैसे लोगों ने चीनी सेना के घुटने टिका दिए थे। और आज भी 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडर कर्नल गलेश बाबू ने चीनी सेना के उस बंकर को तबाह करते हुए 43 सैनिकों को मौत के घाट उतारने में एक अहम भूमिका निभाई। दोस्तों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भारतीय सेना और भारतीय डिप्लोमेटिक्स कमांड पर भरोसा कीजिए और जितना हो सके अपनी तरफ से
सेना को और पॉलिटिक्स को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भारतीय सेना वो सेना है जिसने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा सिवाय 1962 के षड्यंत्र से, जिसमें चीन ने भारतीय भरोसे का विश्वास उठाया था। दोस्तों, जाते जाते आप सभी को बता देना चाहता हूँ, भारतीय सेना के सामने चीन की सेना कहीं नहीं टिकती है। चीन की सेना को किसी भी युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं है। चीन की सेना ने अपना लास्ट युद्ध 1979 में वियतनाम के विरुद्ध लड़ा, जिसमें उसे वियतनाम के हाथों बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, चीन की सेना वह सेना है जो सिर्फ अपने लोगों को मार सकती है। इसका एक उदाहरण आप टाइटेनियम मास्केर्स में भी देख सकते हैं, जहां उन्हें अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारा था। और भारतीय वायुसेना उन सुसज्जित जवानों और शौर्य भरे बहादुरों की सेना है जिसका विश्व में कोई बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आप बने रहिए आपके अपने चैनल जनरल स्टडी इजी एंड एक्यूरेट के लिए। हम ऐसे ही आप लोगों को किसी भी करंट अफेयर टॉपिक्स और यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी पर्सपेक्टिव से किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की फुल डिटेल जानकारी एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जाते जाते प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, जय भारत।